आज के शो में गुलबशन के दिफा में भारत मैदान में, गुलबशन को बचाने के लिए भारत की हदें क्या? Directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW. सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। भारत होश के नाखून ले वरना कश्मीर गवा देगा, हालात की संगीनी बेनकाब। बदतरीन टर्नआउट, धोस धमकी लालच के बावजूद कश्मीरी वोट देने नहीं निकले। और बहुत साफ तो हम अमेरिका के डॉलर्स बनना चाहता है, हम समझते हैं बहुत अच्छी बात है, उनको इसमें पहल करनी चाहिए और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। It is the failure of the government to protect people from coming out to vote. रविवार को हुए श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव ने एक बार फिर कश्मीर घाटी के ताजा हालात को देश के सामने खड़ा कर दिया। गुलबशन का मामला क्या नुक्ताचीनी जायज? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। प्रोग्राम इंतहाई अहम मामले के ऊपर कुलभूषण यादव के बाद क्या हो रहा है ये आपके सामने रखते चले, क्योंकि कुलभूषण यादव पर ऑफिशियल गवर्नमेंट रिस्पांस भारतीय वजीर खारजा का आ चुका है, जिन्होंने उसको हिंदुस्तान का बेटा करार दिया है। सुषमा स्वराज ने इस पर यह कहा है कि कुलभूषण यादव के लिए वो हर हद तक जाने को तैयार है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। हिंदुस्तान का बेटा करार दिया है भारतीय वजीर खारजा ने कुलभूषण यादव नामी इस दहशतगर्द को, जिसको भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा था। इसको पौन नहीं, इसको बल्कि कहा जाता है जी कि ये नेटवर्क का सरबराह इसको आप कह सकते हैं, जो बाकायदा ये नेटवर्क चलाता होगा, सरकर्दा रहकर चलाता होगा। बलूचिस्तान से इसको गिरफ्तार किया गया था। भारत खुलकर सामने आ चुका है मैदान में, और यही नहीं बल्कि इंतहा पसंदी की हद या फिर एक्सट्रीमिज्म या फिर आप ये कहें जी कि जो उनके जहन में चल रहा है वो इस हद तक है कि बीजेपी की एक मिनिस्टर वो कहते हैं जी कि इस वक्त पाकिस्तान और खुसूसन बलूचिस्तान के हवाले से अगर फांसी होती है, अगर डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट होता है कुलभूषण यादव का, तो इस वक्त बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए भारत को। इस हद तक बात आगे जा चुकी है। भारत की जानिब से जारहाना स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जा रहा है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो प्री मेडिएटेड मर्डर कहा जा रहा है इस केस को, ये हरगिज नहीं है। जस्टिस, कानून, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने के बाद कुलभूषण यादव को सजा सुनाई गई है। और इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कश्मीर के हवाले से अमेरिका के किरदार मीडिएशन को दोबारा उजागर किया है कि ऐसा किरदार होना चाहिए कश्मीर के मसले को हल करने के लिए। यहां पर भारत और मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट आज आई है, जो उन्होंने कहा है कि कश्मीर के हवाले से भारत और मोदी सरकार जाग जाए, क्योंकि कश्मीर अब हाथ से निकल रहा है, कश्मीर अब हाथ से निकल जाएगा और इसका सलूशन मिलिट्री नहीं है बल्कि इसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ बातचीत में है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह कोट किया है। इसी नोट पर मैं जिस तरह बता रहा हूं कि बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही है भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, क्या नई पेशरफ्त है, इतना मामला गर्म हो चुका है तो आगे बढ़ेगा किस तरफ, और भारत को मुंह तोड़ जवाब क्या हमारे हुक्मरानों ने दिया या नहीं दिया है, देना जरूरी है। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहेगा अब तक पर, हम आपके पास आएंगे, पैनल होगा और बहुत कुछ बेनकाब करने को हकायक सामने रखेंगे। देखते रहेगा अब तक। Directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW. सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। और बहुत साफ तो हम अमेरिका के डॉलर्स बनना चाहता है, हम समझते हैं बहुत अच्छी बात है, उनको इसमें पहल करनी चाहिए और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। It is the failure of the government to protect people from coming out to vote. रविवार को हुए श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव ने एक बार फिर कश्मीर घाटी के ताजा हालात को देश के सामने खड़ा कर दिया।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से, बिलखुसूस कुलभूषण यादव के मामले के बाद मसला कश्मीर का क्या होगा, बात किस तरफ बढ़ेगी। भारत ने आज खुलकर हिंदुस्तान का बेटा करार दिया है इस दहशतगर्द को, जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कुलभूषण यादव को भारतीय वजीर खारजा ने करार दिया है। भारत के एक मिनिस्टर कहते हैं बीजेपी के कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए अगर कुलभूषण यादव को फांसी पाकिस्तान देता है या एग्जीक्यूट करता है। इसको प्रीमेडिएटेड मर्डर, कानून की खिलाफ वर्जी, इंसाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी वो भारत करार दे रहा है जिसने समझौता एक्सप्रेस, जिसने कश्मीर के अंदर निहत्ते इंसानों के साथ जो मजालिम किए पूरी दुनिया के सामने हैं, जिसने बाबरी मस्जिद, जिसने इस पर जिसके वजीर आजम गुजरात इंसिडेंट में इन्वॉल्व है, ये वो भारत है जो प्रीमेडिएटेड मर्डर कह रहा है इस पूरे मामले को। मेरे साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़िया निगार है जनाब तारिक पिज़ादा साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार खारजा उमूर और दिफाई उमूर के, मार्शल शाहिद लतीफ साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, सीनियर दिफाई तज्ज़िया निगार, और जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब भी हमें कराची से डीएसएजी पे ज्वाइन करेंगे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जनरल अमजद शेख साहब, हिंदुस्तान का बेटा है कुलभूषण यादव, भारतीय वजीर खारजा खुलकर अब कह चुके हैं, एक दहशतगर्द को अपना बेटा करार दे रही है भारतीय वजीर खारजा, भारत की हुकूमत, जनरल साहब खुलकर मैदान में आ चुका है भारत, अब क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसे कहते हैं दीदा दिलेरी और सीना जोरी, चोरी और सीना जोरी, और उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही है कि आपकी तरफ से कोई भरपूर जवाब नहीं जाता, आप खुल के बात नहीं करते, आप भारत को उसका चेहरा नहीं दिखाते, फिर दूसरे को जरूरत होती है और वो इस तरह की बातें करते, बजाय इसके कि भारत शर्मसार होता, भारत को अपने जराइम नज़र आते कि यहाँ पे क्या कुछ वो करते रहे हैं, और उनका कोई रवैया माजरत खा ना होता जिससे नज़र आता कि आज उस मुल्क में कुछ एहसास है क्योंकि उनका मुजरम पकड़ा गया और सज़ा पा रहा है। लेकिन वो नहीं है, वो दीदा दिलेरी सिर्फ इस वजह से है कि आपकी तरफ से कोई खुल के ज़ोरदार जवाब नहीं आएगा। यही वजह है कि भारत ने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करके आपको एक दहशत मुल्क के तौर पे पेश किया, और पेश किया कि यही मुल्क है जो दहशत गर्दी की सरपरस्ती करता है। 70,000 लोग इधर मारे गए, अगर हम कराते तो ये उधर मारे जाते भारत में, लेकिन ये चूंकि हमने कंटेस्ट नहीं किया और वो हमारी क्रेडिबिलिटी भी गई, दुनिया में बाबर वो कराने में कामयाब हुए, बावजूद इसके कि हमारी तबाही हो गई इस दहशत गर्दी के हाथों। अब वो इल्ज़ाम धुलने का वक्त आया कि आप पूरी दुनिया के सामने कुलभूषण के जराइम रखें, आप आर्मी पब्लिक स्कूल का केस पकड़ें, वो पब्लिक के सामने वो रखें, दुनिया के सामने आप बाचा खान यूनिवर्सिटी वाला केस ले लें, सफूरा गोट का केस ले लें, बलूचिस्तान में 2 जो हुए वकला वाला केस, और उसके साथ साथ जो पुलिस एकेडमी पे हुआ हमला, इन सब के शाखसाने और ताल्लुक हमें पता है और ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो ये दाग नहीं धुलेगा, लेकिन आपके ऊपर एक और इल्ज़ाम आ जाएगा। अब आप अगर इस मामले के ऊपर अपनी जंग नहीं लड़ेंगे, आप इस मामले के ऊपर दुनिया के सामने इसके सारे जराइम और जैसे ये प्रोसेस हुआ केस ये नहीं रखेंगे, तो ये भी है पॉसिबल कि भारत दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो जाए कि ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। अच्छा, ये दूसरा इल्जाम है जो आपके ऊपर आ रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन लोगों की जो यहाँ पे बैठे हुए फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। सर, ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है कि बाकायदा ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट में 3 माह, फिर उसके बाद जो कानूनी तरीकेकार अपील का है वो उसको इख्तियार हासिल है। ये असेंबली के अंदर क्लेरिफिकेशन दी गई है, इससे कनेक्टेड बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, ये एक बयान है, लेकिन इससे कनेक्टेड बहुत सारी चीजें जो दुनिया के सामने रखनी है, इसके जराइम रखने आपने सामने, आपने ये सबूत देना कि हमने ये यहां से मशखेल से पकड़ा है उसको सरवान के इलाके में। ये सारी चीजें आप जब तक दुनिया को बताएंगे नहीं, हुआ जी भारतीय वजीर खारजा की तरफ से, तरीकाकार क्या है इसका? तरीकाकार ये है कि फॉरेन ऑफिस यहां पे ब्रीफिंग्स अरेंज करे, यहां पे डिप्लोमेट्स के साथ ब्रीफिंग अरेंज करे, यहां पे फॉरेन मीडिया को पकड़े, उनके सामने सारे कवायद रखें। ये तो प्रोपेगेंडा का वक्त है, आप असल चीज हकीकत में सामने ला रहे हैं। सवाल दुनिया प्रोपेगेंडा करके आप सवाल एक इस वक्त इंक्लूड करना चाह रहा हूं जनरल साहब, क्योंकि ये कहा गया है कि ईरान से अगवा किया गया इस नेवी ऑफिसर को और इसके पास पासपोर्ट था। हाउ कैन अ स्पाई हैव अ पासपोर्ट? ये भी क्रिटिसिज्म आज की गई है। सुषमा स्वराज की जो स्टेटमेंट है अगर पूरी देखी जाए उसमें, तो ये उन्होंने ईरान का हवाला दिया कि ईरान से अगवा हुआ, दूसरा पासपोर्ट का जिक्र किया। ईरान में हाँ पासपोर्ट उसके पास था, वो ईरान में सफर करके आए, अंदरूनी ईरान में पूरा चाबहार एक कोना है और वो सारावान दूसरे इलाके पे पहुंचा है। ईरान में कहीं भी चेक हो सकता था कि ये कौन है, चुनाचे वो अपना पासपोर्ट तो उसने रखना है, जो गैर मुल्की है वो पासपोर्ट साथ रखेगा, और जब वो उसने क्रॉस किया तो पकड़ा गया। इसमें कौन सी अजीब बात है? और क्या ये चीज वाजे नहीं आपके सामने नहीं कि उसके पास फेक आइडेंटिटी का कार्ड है जहां उसने अपना नाम गलत रखा हुआ है? वो क्यों रखा उसने वहां पे? ईरान में उसको क्या मसला था?
अगर ईरान में ही रहना था तो फिर वहां पे उसको अपना नाम बदल के वहां रहने की क्या जरूरत थी? सही बात है। उसका नाम तो उसने हुसैन मोहम्मद पटेल रखा हुआ है। तो ये सारा वो एजेंट था, वहां पे काम कर रहा था और पासपोर्ट उसने रखा हुआ था इसलिए कि पकड़ा न जाए रास्ते में, कोई पूछ ना ले उसको। गैर मुल्कों में आप जब भी सफर करते हैं पासपोर्ट आपके पास होता है, इसमें कौन सी अजीब बात है? सही सर, ये आप कह रहे हैं कि पूरी फॉरेन ऑफिस को बैठना चाहिए, इस पर एक डिटेल्ड प्रेस ब्रीफिंग हो, इस पर फॉरेन ऑफिस पूरा ये था कि इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया सबको क्लैरिफाई करे डिटेल के साथ। ये आप सजेशन है आपकी जनरल शोएब साहब? बिल्कुल, ये तो वक्त है कि जब आप सारा खुल के किस्सा सामने लेके आए, वरना आपके ऊपर इल्जाम आ जाएगा कि ये प्रीमेडिटेटेड मर्डर है। तो इंडिया कह रहा है पहले से ही, और दुनिया उनकी बात यकीन करती है इसलिए कि वो सुबह से लेकर रात तक और 365 दिन ये ढोल पीटते हैं, हमारे लोग बोलते नहीं है। बिल्कुल ठीक। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब आपकी तरफ आते हुए इस बात को लेकर, सर क्या इस पर भारत की तरफ से आज प्रोपेगेंडा फिर दोबारा, और बेटा कह दिया गया कुलभूषण यादव को कि बेटा है इस पर भारतीय हिंदुस्तान का, ये सुषमा स्वराज जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो खुलकर कह रही हैं। शाहिद लतीफ साहब क्या इतना खुलकर इसको अपना रहे हैं, इसको इन्होंने गोद ले लिया, बेटा पूरे हिंदुस्तान का करार दे दिया, आखिर हो कह रहा है, इंडिया किस तरफ जा रहा है, क्या पॉलिसी अपना रहा है? शाहिद लतीफ जवाब देना है बाहर जाके इंडिया का। ये जो कह रहे हैं हमारा बेटा है, ये तो साबित हो गया ना उन्हीं का बेटा है जिसके लिए इतना शोर गुल मचाया जा रहा है। बिल्कुल इंडिया का बेटा है। और जिस तरीके से ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करता रहा और फिर इसने हर चीज़ का एतराफ़ कर लिया, वो तो सबके सामने है। हमने गलती ये की कि ये जो 1 साल इसको हमने अपनी हिरासत में रखा, हमारा काम था सफारतकारी के लेवल पर हम दुनिया के सामने ये सारा केस जो है इसको इतने शद्दोमत के साथ रखते कि इसमें किसी किस्म का कोई इबहम न रहता। हम तो 1 साल तकरीबन चुप रहे, और आज जब मुकदमा हमने इसका चलाया और सारे शवाहिद और सबूत हमारे सामने जो मौजूद थे, उनके सामने इसको वो सज़ा दी गई जो ऐन कानून के मुताबिक है। यानी ये शख्स जो है ये पाकिस्तान में क्या कुछ करता रहा, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ ये किस हद तक गया, और यहाँ पे इसने एक पूरा नेटवर्क बनाया और इसने हर चीज़ जो है उसका एतराफ़ किया। तो जो शख्स इसका जो इस तरह का काम करेगा उसके साथ किसी किस्म की रायत तो नहीं बरती जा सकती। लिहाजा आज जो हमने फैसला किया वो ऐन हमारे कानून के मुताबिक है, सज़ा कानून के मुताबिक दी गई। इस दौरान इसको बाकायदा डिफेंस भी अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए दिया गया। उन सारी चीज़ों के बावजूद इसका जो कसूर था वो जब साबित हो गया, जुर्म साबित हो गया, जिसका मैंने कहा कि इतराफ़ ये खुद भी कर चुका है, तो फिर हमने उसको सज़ा दी। हमने तो अपनी जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक ये पूरा केस जो है इसको आगे चलाया और आज उसका फैसला सुना दिया। दुनिया के किसी हिस्से में अगर इस तरह का कोई शख्स किसी भी ज़मीन पर जाकर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह का जो है वो जुर्म करेगा, तो आप बताएं कि वहाँ का जो लॉ ऑफ द लैंड है वो कोई नरमी वाला सलूक करेगा? तो लिहाजा हमने वो काम कर दिया जिसका ये आज हकदार था। लिहाजा अब भारत का काम है इस तरह शोर गुल मचाना, तो भारत तो ये अपना काम करता रहेगा। सही। इसी शोर गुल में शाहिद लतीफ साहब एक चीज हमने स्टेटमेंट देख रहे हैं आज, ये बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है। मैं तारिक पिज़ादा साहब का भी कमेंट लूंगा, जनरल साहब का भी, लेकिन शाहिद साहब ये कहते हैं जी भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, ये कहते हैं पाकिस्तान हैंग्स यादव, इंडिया शुड डिक्लेयर बलूचिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। बीजेपी मिनिस्टर एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब बलूचिस्तान के बारे में ये स्टेटमेंट कहते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करते हैं अगर यादव को वो फांसी। ये क्या कह रहे हैं भारत, ये भारतीय मिनिस्टर ये इस वक्त जहनी दबाव का शिकार होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, बौखलाहट का शिकार है, क्या हो रहा है आखिरकार? ये शाहिद साहब ये पहली मरतबा तो नहीं है भारत ने जो इस तरह की बात की है। ये वही भारत है ना जिसके प्राइम मिनिस्टर ने बांग्लादेश में खड़े होकर कहा कि 1971 में हमने मुक्ति बाहिनी बनाई, मशरकी पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी करवाई और यूं हमने पाकिस्तान को तोड़ने में अपना किरदार अंजाम दिया। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। हमारी कमज़ोरियां हैं कि भारत का जो ये किरदार था और जिसका एतराफ़ उनका अपना वज़ीर आज़म कर रहा है, क्या ये केस हमें अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल के सामने नहीं ले जाना चाहिए था? और ये नहीं हमें उनसे डिमांड करना चाहिए थी कि भारत को दहशतगर्द रियासत जो है वो करार दिया जाए? ये वो भारत है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, खुद रियासती दहशतगर्दी 1971 में करवाता है। उसके बाद हमारे पास फोल्डर्स भरे हुए हैं पाकिस्तान में जो इसका किरदार है। और ये जो कुलभूषण सिंह ने 2 साल कम से कम पाकिस्तान में दहशतगर्दी किए रखी, ये भारत जो है
उसको छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करता है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, मन गढ़ंत कहानियां दुनिया के सामने पेश करता है। और अलमिया यह है कि इन सारे महाजों पर चूंकि हम और हमारी हुकूमत इतने कमजोर हैं कि भारत का सारा प्रोपेगेंडा उस पर पूरी दुनिया जो है वो उस पर राजी कर लेता है और उसको साबित कर देता है अपने प्रोपेगेंडा के जरिए कि असल में जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किल है, वो पाकिस्तान के अंदर से है, ये भारत नहीं है। सही। तो हमें खुद को देखना चाहिए, हमें खुद को देखना चाहिए। अच्छा, ये अपना जो आपने बात की बड़ी अहम बात है, केस है वो भी दुनिया के सामने सही तरीके से पेश नहीं कर पाते। बड़ी अहम बात की तारिक पिरज़ादा साहब, सर ये जो प्री मीडिएटेड मर्डर की आज स्टेटमेंट आ रही है भारतीय वजीर खारजा की तरफ से, सर इस स्टेटमेंट की रोशनी में ये नैरेटिव बनाते हैं, दुनिया उस नैरेटिव को इजीली ये सेल भी कर देते हैं पूरी दुनिया में, और वो लोग मान भी लेते हैं कश्मीर पर या कहीं भी बलूचिस्तान पर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कुलभूषण यादव को प्री मीडिएटेड मर्डर कह रहे हैं तारिक पिरज़ादा साहब, विल दे सक्सीड इन दिस? इनको कामयाबी होगी? जनरल अमजद शेर साहब ने भी ये वार्निंग दी है, शायद लतीफ साहब भी कह रहे हैं कि ये नैरेटिव बना लेते हैं। तारिक पिरज़ादा साहब, आपको क्या लगता है प्री मीडिएटेड मर्डर, ये नया प्रोपेगेंडा ड्रामा इंडिया का कामयाब होगा? देखिए, वो उनको कामयाबी तो उनकी अपनी कोशिशों से नसीब होगी, और पाकिस्तान को भारत की का चेहरा दिखाने के लिए जो कामयाबी है वो हमें अपनी कोशिशों के मुकम्मल फैलाव से नसीब होगी। अब मसला ये है कि आज रिसालपुर में पासिंग आउट परेड थी और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली गैर मुल्की दहशतगर्दी या भारतीय दहशतगर्दी, इन दोनों में से किसी भी लफ्ज़ का इंतखाब नहीं किया। तो हमारे वज़ीर आज़म जो हैं उनकी तरफ से जब कोई बयान नहीं आएगा, जबकि पाकिस्तान की एक अदालत ने भारत के एक हाजिर सर्विस नेवी के कमांडर को, जो कि एक दहशतगर्द है, जासूस बाब में एक दहशतगर्द है जो दहशतगर्दी का जाल पाकिस्तान में चला रहा था, उसको हमने गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाया और अब उसको सजा दी है और उसको जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए ताकि हमारी सच्चाई का अमल, अदालती सच्चाई का अमल मुकम्मल हो जाए और हम इसको दुनिया के सामने पेश कर सकें। देखिए, दो अफराद ने, दो कुव्वतों ने ये बात करनी है जिसके नतीजे में दुनिया यकीन करेगी, एक पाकिस्तान का वजीर आज़म और उसकी हुकूमत, और दूसरे पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, इसमें इमरान खान भी बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है और बड़ी तशवीश की बात है। एक वो तीसरे साहब हैं, वो बिलावल साहब, वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे, ये नहीं थे, लेकिन वहाँ की सकाफत लेकर यहाँ पर कुरान हकीम के बुनियादी कानून को बदलने के लिए आ गए। कहते हैं हम मौत की सज़ा के खिलाफ हैं। इस बेवकूफ़ छोकरे को ये नहीं पता कि ये मुसलमान है कि कौन है, और इसको आगे करके पीपल्स पार्टी फरतुल्लाह, उसके साथ फरतुल्लाह बाबर जैसे लोगों को आगे करती है। और कल फरतुल्लाह बाबर ने एक टीवी प्रोग्राम में फौज के फैसले को फौज का फैसला करार दिया। ये तो देखें जी, फौजी फैसला होता है। इसी तरह उन्होंने फरमाया कि देखें ना, उसको काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई। ये तमाम वो नुक्ते हैं जो भारत अपने टेलीविजन पर कल से कह रहा है, जिनमें मैं शरीक था। तो ये हमारे जो सूरत हाल है कि मियाँ नवाज शरीफ बात नहीं कर रहा है, पीपल्स पार्टी भारत का साथ दे रही है, और बाकी जो मुल्क के लोग हैं वहां पर कोई हंगामा नहीं हो रहा है। खान भी खामोश है। अच्छा, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब भी साथ हैं। तारिक साहब, एक मैं उनको भी शामिल, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। जनरल साहब ये बताएं सर, ये जो नैरेटिव बना रहा है भारत प्री मीडिएटेड मर्डर का, और जिस तरह अभी तारिक पिरज़ादा साहब ने हाईलाइट किया, ये कुछ चीजें जो जिसके अंदर काउंसलर एक्सेस है, दूसरा इंसाफ की फरहमी है। आज उन्होंने कहा है कि हम ममनून हुसैन साहब से भी अपील करेंगे, हम बेहतरीन लॉयर फराम करने की कोशिश भी करेंगे। वो तासुर ये दे रहा है कि बड़ा इनजस्ट हुआ है, बड़ा गैर रवैया मुनसिफाना रखा गया है। जनरल साहब, डू यू एग्री, ये जो नैरेटिव है इस वक्त, ये भारत सेल करने में कामयाब होगा आलमी ताकतों को या नहीं होगा? देखिए, भारत का जो रवैया है इस वक्त, इसके बाद कि उनको माजरत करनी चाहिए थी, उनको शर्मिंदा होना चाहिए था और पाकिस्तान से दरखास्त करनी चाहिए थी कि आप जरा इसको, अगर आपके पास अदालत का रिव्यू का अभी मौका बाकी है, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर अपील की जाए वो भी रिव्यू कर सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी रिव्यू कर सकता है, और अगर वो सजा बरकरार रखते हैं तो सदर पाकिस्तान से रहम की अपील की जा सकती है कि मौत की सजा के बजाय उसको उम्र कैद में तब्दील किया जाए, वगैरह वगैरह। ये, लेकिन अगर आप इस मसले को माने ही नहीं और तस्लीम ही ना करें और धमकाएं उल्टा पाकिस्तान को और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उससे तो मसला हल नहीं होगा।
और आप कहते हैं पाकिस्तान तो सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि टेररिज्म पर पाकिस्तान में काबू पाया जाए और पाकिस्तान में अमन का काम किया जाए। और हमने इस कोशिश में 60,000 70,000 अपने लोगों की जानें जो हैं हमारी चली गई हैं और हम इस मामले में सिंसियर हैं। आपका आदमी कोयटा में पकड़ा जाता है अपना मशकेल में बलूचिस्तान में, और वो तस्लीम करता है कि मैं बलूचिस्तान को भी और कराची को भी डिस्टेबलाइज करा था, रिक्रूट करा था एजेंट्स को, उनको कागज दे रहा था, उनको हथियार पैसे दे रहा था। और ये तो खाली अकेला नहीं है, इसके साथ तो और भी नेटवर्क है। उन सब लोगों ने बयान दिए हैं, उन सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं। इसने जाकर सिविल मजिस्ट्रेट के सामने भी एक वाली बयान दिया है। तो कानून के तकाजे मुल्की कवानीन के और इंटरनेशनल कवानीन के हम सब पूरे कर रहे हैं और हिंदुस्तान को इस सिलसिले में डिनायल से निकलकर इस बात को, गलती को तस्लीम करना चाहिए और फिर आगे इसका कोई अच्छे हल निकालने के लिए कोई मुज़ाकरात करने चाहिए, बात करना चाहिए। कोई डांटने धमकाने से थोड़ी कोई मसला हल होगा। ये सही है। मुझे इस आखिरी बात के जवाब में कुछ बात कहने दें। जी तारिक पिज़्ज़ा साहब जी, मुझसे बात ये जो जैन साहब ने आखिरी बात कही है, ये असल में मुशर्रफ साहब की उस रवायत की पैरवी करते हुए ये पाकिस्तान के मफादात का सौदा करने की बात है। इस आदमी को जिसने पाकिस्तान में बेशुमार लोगों को कत्ल करवाया है, इसकी सजा तो सिर्फ फांसी है। उसको माफ करने का मतलब यह है कि जो तारीखी रवायत चल रही है भारत के सामने सर झुकाने की, मुशर्रफ के दौर में जिस तरह वो आगरा में गया और उसने पाकिस्तान को ख्वार करवाया, ये जनरल साहब भी वही बात कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी बिल्कुल आप कर रहे हैं, आप बिल्कुल पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। सही चलाया है हमारा असूली यार, आप उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ सौदेबाजी कैसे की जाती है। हिंदुस्तान को नहीं चाहिए। जनरल साहब, आप भारत को रास्ता दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से सौदेबाजी का क्या तरीका है। तारिक साहब वो कह रहे हैं, मैं यही नहीं कह रहा था। जनरल साहब क्या कह रहे हैं, जनरल साहब क्या कह रहे हैं, वो थोड़ा एलैबोरेट डाल रहे हैं। जी तारिक साहब पहले सुन तो ले, वो क्या कह रहे हैं। जी मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपने जो कहा है सर उसको एक्सप्लेन करें, क्या आप कहना चाह रहे हैं। उनकी जुबान में कोई लुकनत नहीं थी, बिल्कुल वजाहत थी और उसकी मैं तारीफ करता हूं। अच्छा, मैं उनसे वजाहत ले लूं। जनरल साहब आप प्लीज वजाहत करते हैं। आपने ये कहा जी कि उनको महफूज रास्ता देना चाहिए या कुछ इस तरह की बात की है जनरल साहब आपने? मैंने तो नहीं कहा, ये तो आपका कौन साहब है जो बोल रहे हैं, मैं इनका नाम नहीं पता चला। तारिक पिज़्ज़ा साहब आपसे आर्ग्यू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं। मेरी बात का जवाब दीजिए, ये कौमी मसाइल है। तारिक पिज़्ज़ा साहब आर्ग्यू कर रहे हैं सर आपसे, तज़कियात तारिक पिज़्ज़ा साहब आर्ग्यू कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि वो पाकिस्तान की सालमियत पे, आप अपनी ये टेप दोबारा चलाइए, वो पकड़ा गया है, उसको मुकदमा कानून के मुताबिक चला है, इंटरनेशनल कानून की पाबंदी की गई है और आगे भी मुकदमा जो है खत्म नहीं हुआ। इसके पास अभी रिव्यू का जो कानून का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू कर सकता है और हर कैदी को हक हासिल है कि वो प्रेसिडेंट साहब को रहने की अपील करे। पूरी बात सुन ले सर, तारिक पिज़्ज़ा साहब इसे सुन लेना पूरी बात। तारिक साहब देखिए, अगर सुन ले पूरी बात ना, पहले बात सुन ले हमारी, पहले बात सुन ले तारिक साहब, मैं फिर बात सुन के फिर आप आर्ग्यू भले कीजिएगा। तारिक पिज़्ज़ा साहब आपको हक है आर्ग्यू करने का, लेकिन जनरल साहब पहले बात कंप्लीट करने दे उनको, पहले बात कंप्लीट करने दे। जी जनरल साहब, तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये भारत की बहुत बड़ी गलती है। वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है और ये रियासती दहशतगर्दी है भारत की तरफ से, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, पाकिस्तान को बदनाम करने की। अब उनका आदमी पकड़ा गया है और वो हमने उस पर मुकदमा कानून के मुताबिक चलाया है, तो भारत को अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए, माजरत करनी चाहिए और फिर आगे बात करनी चाहिए, ना कि उल्टा पाकिस्तान को धमकाए। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। यही तो आपका आखिरी फिक्रा है जिसमें सौदेबाजी का पूरा बात करनी चाहिए। जनरल साहब ये बोला है ना आपने एंड में, वो सौदे तारिक वो कह रहे हैं बात करनी चाहिए बजाय धमकाने के भारत को। या पाकिस्तान ने झूठ बोला है या पाकिस्तान ने अगर सही केस चलाया है तो सजा फांसी है, उसके बाद कश्मीर पर बात करें आप जाकर उनसे। इस वक्त तो कुलभूषण यादव की सजा मौत है। अच्छा जनरल शोएब साहब, सर आपकी नजर में इस वक्त जनरल अमजद शोएब साहब से मैं तारिक साहब मुझे एक सेकंड देगा। जनरल अमजद शोएब साहब, सर ये जो सारा मामला है कानूनी कार्रवाई, अपील का तो हक हासिल है, भारत कह रहा है कि हम वकील फराम करेंगे। यहां पर भी आपने देखा कि अभी बिलाल भुट्टो साहब का हवाला दिया, उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट के मुखालिफ खिलाफ में बात करी है। जनरल साहब ये क्या आपको लग रहा है फिजा क्या बन रही है? जनरल साहब क्या ये बच निकलने की फिजा बन रही है या ये होगी, अमल दरामद होने जा रहा है, एग्जीक्यूशन हो रही है नहीं हो रही? जनरल शोएब साहब बात यह है कि पाकिस्तान ने बहुत अरसे तक सजाए मौत को मुअत्तल रखा। यूरोपियन यूनियन हमसे कहती थी कि हमसे तजारत करनी है, ताल्लुकात ठीक करने, तो हम सजाए मौत के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में भी एक लॉबी ऐसी मौजूद है
जो सजाए मौत को मुनासिब नहीं समझी। पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट कर दिया है और जो मॉरेटोरियम लगा हुआ था कि सजाए मौत पे इम्प्लीमेंट नहीं होना था साल से, वो अब लोगों के सजाए मौत पे अमल हो रहा है, जो होना चाहिए। क्योंकि मैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब इस बार पे नहीं जी, एयर मार्शल साहब की भी आवाज नहीं आ रही। जिला अमजद शरीफ साहब आप सुन सकते हैं इस पर? आपके नजदीक ये जो फिजा अमजद शरीफ साहब बनाई जा रही है, कौन सी फिजा है? देखिए जी, बात यह है जी अमजद शरीफ साहब आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है। जी मैं ये कह रहा हूं जी, आवाज में इस वक्त कोई मसला हो रहा है इस वक्त मेरे ख्याल से। अमजद शरीफ साहब आपकी आवाज आ रही है, आप बोले, कंटिन्यू करें। हेलो जी अमजद शरीफ साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक कानूनी रास्ते का ताल्लुक है, वो उस जिसके ऊपर जो मुजरम है, जिसको सजा हुई है, ये उसका हक है कि वो अपील करे और अपीलेट कोर्ट में जाए। अपीलेट कोर्ट जो है ये मिलिट्री का होता है, वहां से वो निकल के फिर रहम की अपील कर सकता है, और अगर सिविल कोर्ट में जाना चाहे तो सिविल कोर्ट में भी जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ये अपीलों का सिलसिला तो एक कानूनी रास्ता है जो वो इख्तियार करेगा और उसको करना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जो आउट ऑफ द कोर्ट अगर कोई सेटलमेंट का मसला है तो बात उस पर है कि वो हुकूमत को नहीं हक पहुंचता कि वो इस तरह करे। होना ये चाहिए कि ये अब जो सूरत हाल है, भारत ने जिस तरह की धौंस धमकी की बात की है, उसके बाद तो मामला खत्म हो जाता ना। आप उसको सजा दे बैठे हैं और उसके बाद धौंस धमकी भी आप सुन रहे हैं। अभी तो सिर्फ आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि भारत के इल्जामात को झूठा साबित करें। वो जो आपको प्रीमेडिटेटेड मर्डर की बात कर रहे हैं या आपको टेररिस्ट स्टेट कहते हैं, ये वक्त है, उनके हमदर्द आगे आएंगे, आप उनके सामने रखें ये कच्चे छिट्टे। आप करें, यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, आप बैठ के डिप्लोमेट्स बुला के उनके सामने मामला रखें। लेकिन जो कानूनी अमल है वो चलता रहना चाहिए। उसमें तो हमारी तो ट्रांसपेरेंसी इसी में है कि हम कानून के रास्ते में रुकावट नहीं है। हमारी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम की ये बताती है कि जो मुजरम का हक है उसको सजा के बाद भी वो पूरा उसको हक मिलना चाहिए ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। सही, तो उसमें तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, आप ये बताइएगा कि कश्मीर के ऊपर भी आज फारूक अब्दुल्ला साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वो कहते हैं मोदी सरकार जाग जाओ, कश्मीर हाथ से निकलने लगा है, इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, बात करो पाकिस्तान से। शाहिद साहब, कितनी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है ये? आप समझते हैं कि ये इतनी सिग्निफिकेंस इसकी नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला आज ये बोलने पे मजबूर हो गए, मोदी सरकार को जगाने मजबूर हो गए? शाहिद लतीफ साहब, एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, तक आवाज आ रही है सर? जी देखें, ये वाकई बहुत अहम मैं समझता हूँ बयान है उनकी तरफ से, और जो कश्मीर की इस वक्त सूरत हाल है उसकी ऐन सही तरीके से अक्कासी करता है। देखें ना, जो कश्मीर की अब इस वक्त तहरीक चल रही है, कितने माह गुजर गए, ये तो भारत ने अपनी पूरी कोशिश की किसी तरीके से इसको दबाए, मगर वो बुरहान वानी जो उनका एक नौजवान लीडर शहीद हो गया, उसके बाद लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, कितनी कुर्बानियाँ वो दे रहे हैं। उसके बाद जो जुल्म और तशद्दुद भारतीय फौज उनके साथ कर रही है, उसके बावजूद वो लोग जो हैं वो पीछे हटने को नहीं तैयार। तो ये तो कश्मीर वाला मसला बड़ी ज़ोर से अब उठ के सामने आ गया है। हमारा फ़र्ज़ बनता है, पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है कि इसको दुनिया के सामने उजागर करे सफारती सतह पर और दिखाए कि ये कश्मीरी हैं, जबकि भारत का प्रोपेगेंडा हमेशा ये रहा कि जी पाकिस्तान की तरफ से चंद दहशतगर्द हैं जो कश्मीर भेजे जाते हैं और यूं कश्मीर में दहशतगर्दी का सबब बनते हैं। ये लाखों लोग जो वहां देखने में इस सारे पीरियड में नजर आए, क्या ये सारे पाकिस्तानी थे? क्या ये लाखों लोग पाकिस्तानी जो हैं ये कश्मीर में इस तरह जमा हो गए? ठीक है, तो ये बिल्कुल इस बात को सर कंटिन्यू यहीं से करता हूं मैं, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, झूठ मैं यहीं से बात को जोड़ता हूं सर। आपकी कश्मीर के ऊपर बड़ी अहम बात है, अहम बयान फारूक अब्दुल्ला साहब का आया है, शाहिद लतीफ साहब का तज्ज़िया थे, जनरल अमजद शरीफ साहब, तारिक फिजा साहब, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद। भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात का रुख आगे क्या होगा, बिलखुसूस कश्मीर के मसले को लेकर अभी कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया अमेरिका के किरदार के हवाले से। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहेगा अब तक पर। बलूचिस्तान एंड कराची एट द बेस्ट ऑफ रॉक। सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।
और बहुत साफ तो हम अमेरिका के नॉलेज बनना चाहता है, हम समझते हैं बहुत अच्छी बात है, उनको इसमें पहल करनी चाहिए और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। It is the failure of the government to protect people from coming out to vote. रविवार को हुए श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव ने एक बार फिर कश्मीर घाटी के ताजा हालात को देश के सामने खड़ा कर दिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में भारत का असल चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। भारत आज कुलभूषण यादव को भारतीय वजीर खारजा हिंदुस्तान का बेटा करार देती है, तो वहीं साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि मोदी सरकार जाग जाए क्योंकि कश्मीर अब हाथ से निकल रहा है इस वक्त। उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट वो कहते हैं कि होश के नाखून ले मोदी सरकार, इलेक्शंस के रिजल्ट हमारे सामने हैं जिन रिजल्ट्स के अंदर टर्नआउट सब में कम रहा है, तारीख का सबसे कम टर्नआउट रहा है, जिसके बाद कई कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया गया भारतीय फौज की तरफ से, जिसको प्रीमेडिटेटेड मर्डर वो कह रहे हैं कुलभूषण यादव को, वो दरअसल प्रीमेडिटेटेड मर्डर्स वो कश्मीर में कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, वो मुसलसल कानून की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं, इंसानियत पर जुल्म कर रहे हैं और इस वक्त कश्मीरियों पर मजालिम उनके जारी हैं, आज तक जारी हैं। कर्फ्यू लगा कर वहां पे लोगों को मारा जा रहा है। शाहिद लतीफ साहब, एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ, जनाब जनरल एडमिरल अमजद शोएब साहब, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, जनाब तारिक पीरजादा साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। एयर मार्शल शाहिद सर, आपकी नजर में सर ये आज मीडिएटर के रोल की बात हुई है, बिलखुसूस अमेरिका के मीडिएटर किरदार की बात हुई है, एयर मार्शल साहब ये कितना सिग्निफिकेंट बात है और इंडिया हमेशा मना करता है इस हवाले से, और ये फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट, आप प्लीज अपने बात कंटिन्यू कीजिएगा वहां से। देखें, ये जो सालसी की पेशकश अमेरिका की तरफ से आई है, ये इसको अब कुछ दिन बीत चुके और जो ही उनकी तरफ से पेशकश आई, हिंदुस्तान ने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया। उसका रवैया वही है जो माजी में है, क्योंकि उसे मालूम है कि जब भी कोई सालिस बीच में बैठेगा, मुकदमा तो बड़ा सीधा है, यानी कश्मीर का मसला उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है और उसके ऊपर हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जो हैं वो सिग्नेटरीज हैं, उन्होंने मान रखा है। तो हिंदुस्तान जो है वो बहाने करते हुए ये 65-70 साल से उसने वहाँ पे जो मसला है उसको हल नहीं होने दिया, वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होने दिए ताकि कश्मीरी अपनी राय के मुताबिक अपनी किस्मत का फैसला करे, वो उसने आज तक नहीं होने दिया और दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बाहमी मसला है और बाहमी मुज़ाकरात के जरिए हम इसे हल करेंगे। ये बाहमी मसला तो है नहीं, ये तो बैनुल-अक़वामी मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा एक आलमी तंजीम है, उसने इस मसले के हल के लिए एक जो करारदाद मंजूर कर रखी है, वो हिंदुस्तान उसको कबूल करने से इनकार करता है और फिर वक्त जाया करने के लिए पूरी दुनिया के सामने ये एक ढोंग रचा रखा है कि जी हम आपस में मुज़ाकरात के जरिए ये मसला हल कर लेंगे। आज तक उसने हल नहीं होने दिया और साथ साथ हिंदुस्तान से ये भी आवाजें उठती हैं कि जी कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, लिहाजा उस पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये सालसी वो हरगिज कबूल नहीं करेंगे। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका को शायद थोड़ा सा अब एहसास होने लगा है कि इस खित्ते में बहुत कुछ हो रहा है। जिस तरह पाकिस्तान और चीन मिलकर, फिर रूस पाकिस्तान के साथ मिलकर एक सीपैक के मामले में बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं, इसी तरह उनको यह भी नजर आ रहा है कि कल को यहां का जो यूरेशिया वाला कॉन्सेप्ट है कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक इस खित्ते के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमी जो है वो मगरिब से मशरिक की तरफ ट्रांसफर हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो यहां रूनुमा हो रही हैं। तो शायद अमेरिका इस मामले में वो भी इसमें से फायदा उठाते हुए बीच में आना चाहता है और उसके लिए उसको नजर आता है कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं होते, तो इस खित्ते में अमन कभी कायम नहीं हो सकता। तो उस तरह से उसकी पेशकश अगर हुई है तो उसको भी जो हिंदुस्तान है उसने रद्द कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की इस तरह की जो उसका रवैया है उसके तहत कभी भी हम आपस में बैठकर मुज़ाकरात कर सकेंगे और इन हालात में कश्मीर का मसला हल होने की बजाय ये मजीद बिगड़ता जाएगा। अच्छा, और ये तारिक पीरजादा साहब, ये जो सुब्रमण्यम स्वामी की स्टेटमेंट है, तारिक साहब मोदी दे चुके हैं, इससे पहले थैंक यू कह चुके हैं बलूचिस्तान का, वो कि बलूचिस्तान के लोग मुझे थैंक यू कहते हैं, बरामदा भुट्टी का मामला सामने आ चुका है अब मिनिस्टर, और ये कई बार पहले कह चुके, शाहिद लतीफ साहब ने कहा इससे पहले भी कई बार हो चुका है, अब वो कहते हैं जी इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दे इंडिया, वो मिनिस्टर ही कह रहे हैं वहां का बीजेपी का। तारिक पीरजादा साहब, ये क्या बौखलाहट का नतीजा है ये स्टेटमेंट्स आना, या बिल्कुल ही मिस कैलकुलेट कर चुके हैं पाकिस्तान, क्या करना चाह रहे हैं इंडिया, यानी बिल्कुल समझ ही नहीं रहा क्या है हालात की संगीनी को? पीरजादा साहब
नहीं, वो बौखलाहट का नतीजा भी है और उसके साथ साथ पॉलिसी का नतीजा भी है। उससे पहले लाल किले से खड़े होकर मोदी ने, जो पुराना दहशतगर्द है हिंदुस्तान का वजीर आज़म, गुजरात में 2000 मुसलमानों के कत्ल की वजह से, उसने वहाँ से बराह रास्त बलोचिस्तान को मुखातिब किया था। तो ये उसी पॉलिसी का तसलसल है। सुब्रमण्यम स्वामी पुराना दानिश्वर है और उसकी बात को आप गैर अहम नहीं करार दे सकते कि ये हिंदुस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है क्या। और जिस तरह बलूचिस्तान से कुलभूषण पकड़ा गया, वहाँ जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसमें हिंदुस्तान का, देखिए दहशतगर्दी का रास्ता क्या है, नई दिल्ली, काबुल, अफगानिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान में बिलखुसूस बलूचिस्तान का इलाका। लेकिन एक बात याद रखें, हमारे पास हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीकों को फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं। जैसे कि हिंदुस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है, तो उनके किसी बयान के जवाब में अगर पाकिस्तान का कोई वज़ीर अपने वज़ीर आज़म की आशीर्वाद के साथ ये बयान दे कि हम भी भारत में आज़ादी की तहरीकों को चलाने के लिए बहुत सा काम करने की अहलियत रखते हैं, तो ऐसी हरकत अगर आप करेंगे तो इसका जवाब ज़मीन पर आकर ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में वसाइल के ज़रिए हिंदुस्तानी सरजमीन पर दिया जाएगा। और शायद किसी मुसलमानों की अलहदा रियासत का या हैदराबाद की अलहदा मुसलमान रियासत का तस्वुर जो है उसको आप भी आगे कर सकते हैं। नहीं तारिक साहब, सिखों की बात हो सकती है, जो सिख तो वहां पे अपील कर चुके पाकिस्तान से कि हमारी सपोर्ट करें। देखें, 3 बातें हैं, मैं वो कर दूं जल्दी से एक ही फिक्रे में। कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए कश्मीरियों की मौजूदा ज़मीन से पैदा होने वाली खुदरा तहरीक काफ़ी नहीं है। उसके लिए पाकिस्तान को नीम अस्करी और अस्करी बिलवास्ता मनसूबाबंदी और दूसरी तरबियत फराहम करनी चाहिए, वरना मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं हो सकता। ये बिल्कुल लिखी हुई बात है दीवार पर। एक बात है। दूसरे, आप भारत के दूसरे इलाकों में आसाम से लेकर कश्मीर तक अपनी बिल्कुल कार्रवाइयाँ करें। वो वक्त ही गुजर चुका है। पाकिस्तान को बुज़दिल और कमजोर रियासत जाहिर मत करें। ये न सिर्फ एटमी ताकत है बल्कि अब कन्वेंशनल मैदान में भी बहुत तरक्की हो चुकी है। पाकिस्तान की अफवाज का सिपह सालार अगर कुलभूषण की मौत के परवाने पर दस्तखत करने की जुर्रत कर सकता है, तो फिर उसको, मेरा ख्याल है हमारी तरफ से मशवरा ये होगा कि इस हुकूमत की परवाह किए बगैर अपने लिए कुछ और कश्मीर के और दूसरे मामलात के लिए मनसूबाबंदी तैयार करें। और जनरल अमजद शोएब साहब, सर ये जो नेपाल के अंदर पाकिस्तानी कर्नल रिटायर्ड गुमशुदा हैं, जनरल साहब, इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? इसके पीछे कोई और हकायक हैं इस वक्त पस पर्दा? क्या आपको लगता है ये कोई प्लान है, कोई गेम सेट किया गया है? क्या इसके पीछे मकसद हो सकता है, बिल्कुल कुलभूषण यादव वाले चैप्टर को सामने रखते हुए? जनरल अमजद शोएब साहब, देखिए, कोशिश तो यही की गई कि उससे मिलाया जाए, लेकिन बड़ा वाज़ेह है ये ऑफिसर 2014 अवाइल में शुरू में ही रिटायर हुआ था और पिछले कुछ अरसा से, तकरीबन मेरा ख्याल है 2 साल से ये काम कर रहा था फैसलाबाद में रफान मेस प्रोडक्ट्स की जो कंपनी है उसमें उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे। और चूंकि वहाँ पे इसका टेन्योर ख़त्म होने वाला था तो इस वजह से ये मेरा ख्याल है किसी और जॉब की तलाश में था और उस किस्से में इसने लिंक्डइन पे अपना CV वगैरह दिया हुआ था, उस पर इसको कांटेक्ट किया गया और ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है। गैर मुल्की एयरलाइन जिसकी टिकट भेजी गई उसके पास इसकी पैसेंजर लिस्ट और सारा रिकॉर्ड मौजूद है। फिर ये वहाँ पे कोई इसका क़याम नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि ये जी बड़े अरसे से नेपाल में रह रहा था और वहाँ को कार्रवाइयाँ कर रहा था। नेपाल जिस दिन पहुँचा उसी दिन ही वो आगे जाके तो अगवा हो गया। तो उसका सारा रिकॉर्ड और सारी चीज़ें मौजूद हैं। इन्हीं हालात पर मबनी एक FIR खटमंडू में दर्ज करा दी गई है, एक फैसलाबाद में दर्ज करा दी गई है और ये मामला जो है ये डिप्लोमेटिक लेवल पे भी उठाया जाएगा जैसे ही थोड़ी सी चीज़ें वाज़ेह होती हैं। अब इसको आप उससे जोड़ नहीं सकेंगे, इंडिया जोड़ नहीं सकेगा उसको इस वाक़े से, क्योंकि ये बड़े थोड़े वक्त में सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता, जिस तरह कुलभूषण का किस्सा है कि वो इतने सालों से चाबहार से पहले काम करता रहा और जो हमारे गवादर में जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसमें ये मुलव्वस था, कराची के वाक़यात में क्योंकि उसने कराची में कितने विज़िट किए, चक्कर लगाए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर लागू नहीं की जा सकती इस तरह, क्योंकि उसका सारा टेन्योर ही 2 दिन का है वहाँ पे जो वह ठहरा है। तो मेरा अपना ख्याल है कि कोशिश तो यही थी, लेकिन चूंकि बड़ी भोंडी कोशिश थी तो इसलिए बेनकाब हो गई है
और ये चीजें लाजमन आपकी हुकूमत को सामने लानी चाहिए ताकि इसका मुकदमा लड़ा जा सके। बेनकाब जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, जो हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, हमने समझौता एक्सप्रेस का इंसिडेंट ले लें, मुंबई अटैक्स ले लें, बहुत दफा हमने यही देखा है जी कि इंडिया खुद स्टेज कर देता है, अपने मुल्क के अंदर कोई हमला करवा देता है पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के लिए, और खासतौर पर ऐसे मौके में जब कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उठ रहा हो, जब कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द पकड़े जाएं। तो जनरल साहब, क्या इस तरह का कोई गेम प्लान दोबारा सेट किया जा सकता है? आर यू एक्सपेक्टिंग दिस जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब? ऐसा कुछ हो सकता है इंडिया की तरफ से आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए? देखिए, वो तो हिंदुस्तान तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, दुनिया में आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क साबित करने के लिए उसकी पूरी कोशिश है। और वो डिप्लोमेटिकली और जासूसों के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू, वो कोई रास्ता जो है, सारे रास्ते इख्तियार करता है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और लेकिन वो जाहिर है कि अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पा रहा, और कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भी वो LOC पे कार्रवाइयां करता है, और इस किस्म के तमाम जो दुश्मन कार्रवाइयां करते हैं वो पूरी तरीके से कर रहा है। अब ये ज्यादा ताल्लुक है ये वाकया का जो कुलभूषण का, ये तो एक बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। सही। ये आदमी पकड़ा गया है, ये पाकिस्तान की रियासत की सालमियत पर कई सालों से हमले कर रहा था, हथियार, पैसे, टारगेट लोगों को दे रहा था, रिक्रूट करके ये काम करा रहा था, बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहा था, और इसके कानूनी कार्रवाइयां इसके खिलाफ पूरी करके इसको मंतके अंजाम तक पहुंचाया गया है, इसको सजाए मौत हुई है। अब इसके बजाय कि हिंदुस्तान इस बात को तस्लीम करे अपनी गलती को, सही, तो वो हमको उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुस्ताक वो हमको जो है वो धमकियां दे रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनरल साहब, मुझे वाइंड अप करना होगा प्रोग्राम को इसी नोट पे। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, तारिक पीरजादा साहब, जनरल अमजद शोएब साहब और ए माशद साहब, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। भारत का असल चेहरा क्या है, भारतीय मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट, भारतीय वजीर खारजा की तरफ से हिंदुस्तान का बेटा करार देना उस आदमी को जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था, कुलभूषण यादव, आज बेनकाब किया। फीडबैक लिखिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा अब तक।